The hopes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USV. You before we, at USV. USV, your reliable healthcare partner. हार्ट अटैक, जिसको कॉमनली हम दिल का दौरा बोलते हैं, एक बहुत भयावह कंडीशन होती है। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस समय भारत विश्व में हार्ट रोग की कैपिटल बन गया है। हमारे यहाँ 30% हार्ट अटैक की मौतें जो वर्ल्ड में होती हैं वो इंडिया में होती हैं। 4 में से 1 मौत हार्ट अटैक से इंडिया में होती है। ये देखा गया है कि भारत में 25% लोग जिनमें हार्ट अटैक हो रहा है उनकी उम्र 40 या उससे कम है, और 50% लोग जिनमें अटैक हो रहा है उनकी उम्र 60 या उससे कम है। ये डाटा अपने आप में शो करता है कि वर्किंग एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको ये रोग ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके होने की वजह से न सिर्फ बीमारी होती है, उससे डेथ्स होती हैं, बल्कि इसका सोशल रेमिफिकेशन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है कि जिस समय उनका परिवार मरीज का उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें इस रोग से बचना है तो हमें इस रोग के बारे में जानना पड़ेगा, इससे बचने के उपाय जानने पड़ेंगे। आजकल हार्ट अटैक का अच्छे से अच्छा इलाज अवेलेबल है। अगर सही समय पर सही प्रकार का इलाज मिल जाता है तो रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह प्रिवेंशन में भी हम बहुत एडवांसमेंट देख रहे हैं, और सही से प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी को अगर अप्लाई किया जाए तो उससे रोग से बचा जा सकता है। आज हार्ट अटैक की इसी मुहिम के अंतर्गत हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इसके हार्ट अटैक के डिफरेंट आयाम्स को डिस्कस किया जा सके, आपको बताया जा सके, जिससे कि आप भी इस बारे में जागरूक हो सकें। आज हमने एक एक्सपर्ट पैनल को बुलाया है जो कि इस बारे में डिस्कस करेगा। मैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हूँ। मैं चेयरमैन एंड चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सिद्ध हॉस्पिटल मुरादाबाद में। मेरे भाई डॉक्टर हरिराज तोमर, ही इज़ चीफ कार्डियोलॉजिस्ट एट न्यूटेमा हॉस्पिटल मेरठ। उनके पास में डॉक्टर तनुज भाटिया, ही इज़ अ चीफ कार्डियोलॉजिस्ट एट महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून। मैं डॉक्टर तोमर से पूछूंगा कि हृदय रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं और वो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू डॉक्टर मल्होत्रा। जो हृदय रोग की अगर हम बात करें तो मेन हार्ट अटैक की बात होती है। हार्ट अटैक के मेन लक्षण क्या है? बीचों बीच, सीने के बीचों बीच में दर्द होना, बहुत तेज़ दर्द होना, और उसके साथ पसीना, उल्टी, और दर्द का बाएं हाथ में जाना या गर्दन में जाना या पेट में नीचे जो जिगर है उसके पास तक जाना, ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं। पब्लिक ज़्यादातर ये समझती है कि दर्द गैस का दर्द है। अगर गैस का दर्द है और वो 5 मिनट 7 मिनट में इम्प्रूव नहीं हो रहा, और वो अगर 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक रहता है, तो इमीडिएटली अपने जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें और एक ईसीजी जरूर कराएं। उसी से हार्ट अटैक की डायग्नोसिस होती है 90% केसेस में, लेकिन 10% केस में वो भी लेस हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में ये भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक साइलेंट होता है। ऐसा नहीं होता। साइलेंट हार्ट अटैक कुछ भी नहीं होता। उनमें कुछ टिपिकल सिम्टम्स ना होके, जैसे अनइजीनेस वो होती है, 8-10 घंटे रहता है, और बाद में हम जब उसको चेक करते हैं तो वो पता चलता है कि तो हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें इस तरह से कम सिम्टम्स होते हैं, एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जिनको हार्ट अटैक ना समझ के, गैस समझ के छोड़ दिया जाता है, और वो बाद में हार्ट अटैक निकलता है। डॉक्टर भाटिया, अगर किसी मरीज को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे कि सर ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। जब भी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, सबसे पहले प्राथमिकता से उसको एक मेडिकल कंसल्टेशन किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से लेनी चाहिए, जल्द से जल्द। जितना समय हम लूज़ करते हैं डायग्नोसिस बनाने में, उतना समय हार्ट की मांसपेशी धीरे धीरे खराब होती रहती है। तो जब भी अक्यूट हार्ट अटैक हो,
एटलीस्ट अगर फैमिली एनवायरनमेंट में है या लोकल फिजिशियन लेवल पे हैं तो एटलीस्ट पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एस्प्रिन की 2 गोलियां और उसके अलावा और बेटर मेडिसिन होती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि क्लोपिडोग्रिल एंड टिकाग्रिल, और ये देकर उसके बाद पेशेंट को एक ऐसे सेंटर पे शिफ्ट किया जाना चाहिए जहाँ पे उसका ईसीजी हो पाए। जैसे ही ईसीजी हो जाता है हम लोगों की टाइम टिक करना शुरू कर जाता है जब हमारे को ट्रीटमेंट उसको अवेलेबल कराना है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा हर जगह नहीं उपलब्ध है, हालांकि एंजियोप्लास्टी बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, पर अगर एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं उपलब्ध है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एंजियोप्लास्टी करीबन 2 घंटे से ज़्यादा ले सकता है, उस केस में पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक एक मेडिसिन होती है जो कि आजकल इस प्रकार से भी अवेलेबल है कि वो हॉस्पिटल शिफ्टिंग के रास्ते में भी दी जा सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री हॉस्पिटल फिब्रिनोलिसिस। इससे हम लोग बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं। इन द पास्ट एंजियोप्लास्टी यानी कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी पीसीआई जिसको शब्द कहा जाता है, वो उसने बहुत लाइफ सेव की हैं, पर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में और पोटेंशियल है और लाइफ सेव करने का, अगर हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट डिसीजन टाइम पे ले पाएँ। इसके बाद हम आते हैं कि हृदय रोग क्यों होता है, क्या कारण हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हृदय रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं। इस बारे में डॉक्टर तोमर से बोलूँगा कि इस बारे में कुछ जी डॉक्टर अनुराग, जैसे आपने कहा हृदय रोग हर आदमी को तो नहीं होता, लेकिन 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो जो मॉडिफाई हो सकते हैं, एक जो नॉन मॉडिफाई है। नॉन मॉडिफाई क्या होते हैं? जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब प्री मैच्योर हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। प्री मैच्योर मीन्स फादर में लेस देन 55 ईयर्स, मदर में लेस देन 60 ईयर्स, या किसी भाई को हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक होने का। दूसरा एज भी नॉट मॉडिफाई, आप जैसे जैसे बढ़ते हो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता रहता है। बाकी बहुत सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई होना और स्मोकिंग। ये चारों ऑथेंटिकेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो आजकल नए रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। अब डायबिटीज़ अगर है किसी को, मान लिया हम कहते हैं कि भाई इसको डायबिटीज़ है, इसको नहीं है, और उसमें कितने गुना रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का, तो उसका लगभग 2.5 से 3 गुना रिस्क फैक्टर उसको चांस है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए। इसी तरह ये, बट डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से, ब्लड प्रेशर आप मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये सारे रिस्क फैक्टर मिलके काम करते हैं, 1 या 2, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, जितना ज़्यादा होगा उतना उसको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होगा। एटलीस्ट जो मॉडिफाई फैक्टर हैं उनको आप कंट्रोल करें बाई मेडिकेशंस और बाई लाइफ स्टाइल्स। वक्त है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा। The homes that you bring, the dreams that you share, pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USV. You before we, at USV. USV, your reliable healthcare partner. आपका फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर तनुज भाटिया, प्रिवेंशन की जो बात चल रही है, तो प्रिवेंशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये कि जिसको बीमारी नहीं है वो कैसे बचे, और जिसको हो गई है उसके लिए क्या है, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? जैसे कि आपने कहा, प्रिवेंशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीमारी होने से पहले, प्राइमरी प्रिवेंशन, और एक है बीमारी होने के बाद सेकेंड अटैक का बचाव, वो हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। हम लोगों को रिस्क फैक्टर्स पे फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कहते हैं। हमारे को एक लिपिड प्रोफाइल हर पेशेंट का एडवाइस करना चाहिए, इवन बीमारी होने से पहले।
इट इज़ रिकमेंडेड कि हर पेशेंट का एक लिपिड प्रोफाइल, मेल्स में खासकर, पुरुषों में 40 इयर्स की एज पे एंड महिलाओं में 50 इयर्स की एज पे, लिपिड प्रोफाइल की एक वैल्यू के बेसिस पे अगर आप नहीं डिसीजन लेना चाहते तो 1 से 8 हफ्ते बाद उसको रिपीट करके असेस करके, अगर वैल्यूज़ आउट ऑफ रेंज हैं, वो यूजुअली फिजिशियन का डिस्क्रिशन होता है डिपेंडिंग ऑन अदर रिस्क फैक्टर्स कि उसको कैसे रिस्क कम करना है। वो बहुत अच्छे ड्रग्स अवेलेबल हैं स्टैटिन, जो कि हार्ट अटैक की संभावना को प्रिवेंट करते हैं। इन रिस्क फैक्टर्स का ट्रीटमेंट टाइमली और एडिक्वेटली पूरे रूप में ही नेक्स्ट हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर है, कहा जाता है पेशेंट शुड नो हिज नंबर्स, अपने वैल्यूज़ उन्हें पता होनी चाहिए ताकि वो और अग्रेसिवली उसको फॉलो कर पाए। यूजुअली पिछले कुछ सालों में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका घर पे ब्लड प्रेशर ऑफिस के ब्लड प्रेशर से, यानी कि क्लिनिक के ब्लड प्रेशर से अलग आता है। तो ब्लड प्रेशर की नॉलेज होना, उसको सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत असेंशियल है। यूजुअली अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, पर अगर 120/80, 125/85 इस रेंज में है, तो आप सेफली 3 से 5 साल बाद भी रिपीट असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर करवा सकते हैं। हाउएवर अगर आपका थोड़ा हायर साइड पे जा रहा है ब्लड प्रेशर, जैसे कि 130 और 140 सिस्टोलिक के बीच और 85 to 90 डायस्टोलिक के बीच, तो पेशेंट को थोड़ा और अग्रेसिव होना चाहिए कि मेरा ये रिस्क फ्यूचर में बढ़ तो नहीं जाएगा, और अप्रोप्रिएट टाइम पे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। एक बार उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, फिर भी उसको एवरी 2 मंथ अपना ब्लड प्रेशर रीअसेस करवाना चाहिए, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि जो मेडिसिन वो ले रहा है उसका एडिक्वेट इफेक्ट आ रहा है या वो ओवर इफेक्ट तो नहीं दे रही है। तो इन रिस्क फैक्टर्स की नॉलेज होना, उसको टाइमली असेस करते रहना, ये बहुत आवश्यक है प्रिवेंशन के लिए, बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, यानी कि पहले अटैक और नेक्स्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए। ये काफ़ी डिटेल में आपने बताया इस बारे में, मेरे ख्याल में दर्शकों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर तोमर, अगर किसी को एक बार हार्ट अटैक हो गया है तो उसे दोबारा हार्ट अटैक होने की क्या संभावना है? देखिए, हार्ट अटैक अगर एक बार हुआ है तो हम एक्चुअली अगर बाकी नसों में भी ब्लॉकेज हैं और हम मेडिसिन देंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क तो कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि उसका रिस्क 0 हो जाएगा। उसको हार्ट अटैक फिर से हो सकता है। इसलिए हम कुछ मेडिसिन्स हैं हार्ट अटैक के बाद, जो मेडिसिन्स हैं वो उनकी कंटिन्यू खानी पड़ेंगी। कुछ दिन थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन चलेंगी, उसके बाद दवाई थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन कुछ दवा हैं, 1 या 2 दवा, जो उनको लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेंगी और जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। अगर बाकी नसें क्लीन हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा। लेकिन जो स्टेंट्स हम लगाते हैं एंजियोप्लास्टी करके, उसमें भी हार्ट अटैक का रिस्क दोबारा होने का 2 से 4% होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जिसको हार्ट अटैक हो गया उसको दोबारा नहीं होगा, हो सकता है, बट चांस कम है अगर वो रेगुलर दवाई लेता रहे, रेगुलर अपने खून की जांच कराता रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, तो चांस कम है। डॉक्टर भाटिया, जो आजकल कुछ नए रिस्क फैक्टर्स आजकल उभर के सामने आ रहे हैं कि जैसे कि पॉल्यूशन एक है, इसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर एक देखने लगे, आजकल स्क्रीन टाइम बोलने लगे हैं कि बहुत लोग कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं, या जिससे स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनका क्या असर है हार्ट अटैक पे? डेफिनेटली पिछले कुछ समय में लोगों का स्ट्रेस लेवल, लोगों का सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि वो मोबिलिटी कम एक्सपेक्ट करती हैं, सब्जेक्ट एक्टिव कम होता है और ज़्यादातर कंप्यूटर पे या डेस्क पे जॉब कर रहा है। इन जनरल एक मैसेज हम लोगों को सबको देना चाहिए कि एक रेगुलर डेली व्यायाम का, एक्सरसाइज का अपना स्केड्यूल ज़रूर बनाएं, जो कि नॉर्मल आपकी वॉकिंग को इंक्लूड ना करे। ज़्यादातर लोगों का एक जनरल वो होता है, नहीं मैं काम करते करते वॉक कर लेता हूँ, नहीं। और दूसरा है डाइटरी पैटर्न्स। हम लोगों का डाइटरी पैटर्न्स टुवर्ड्स फैटी फूड, टुवर्ड्स एक्सेस ऑफ शुगर। शुगर इज़ सेड टू बी द न्यू टोबैको। टोबैको के इक्विवेलेंट है एक्सेस शुगर। तो इन सब चीज़ों को कट डाउन करना, अपनी एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करके रखना और ख़ासकर अपने रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से मेंटेन करके रखना। आजकल यंग लोगों में ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है, मोटापा बहुत कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से उनका कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा एज के मुताबिक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को
टाइमली डिसाइड करना और उसके ऊपर पहले से फोकस करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तोमर, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें अंदाज़न उसको कितना इलाज में खर्चा हो सकता है? देखिए, आजकल जो पहले खर्चा ज़्यादा होता था, अभी तो जब स्टेंट्स के रेट कम हो गए हैं तो अब खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो बेस्ट इलाज है हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। उसमें आप 100% श्योर होते हैं कि आप नस को खोल देंगे और हार्ट को बचा लेंगे। इसलिए गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है कि पहले घंटे में अगर मरीज को इलाज मिल जाता है तो उसका हार्ट अटैक जो है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हो और उसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विद इन 42 डेज। ठीक है। खर्चे की बात लगभग जो डिफरेंट शहर में अलग अलग, जैसे मेट्रोज़ में लगभग 1.5 to 2 के करीब लाख के करीब खर्चा होता है। जो स्मॉल सिटीज़ हैं, टाइप बी सिटीज़ लाइक अवर मुरादाबाद, देहरादून और मेरठ, वहाँ लगभग 1 to 1.3 के बीच में लगभग आप एंजियोप्लास्टी एक स्टेंट के साथ आराम से हो जाती है। और रही बात कार्डियक सर्जरी की, अगर किसी में सर्जरी होती है तो उसका भी खर्चा बहुत ऐसा नहीं है, और डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो उसमें भी अराउंड 1.75 to 3 लाख के बीच में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो खर्चे होते हैं अलग। डॉक्टर भाटिया, हम सब जानते हैं कि हार्ट की जो बीमारी है उसका इलाज कॉस्टली है, तो इसमें क्या ऐसे तरीके हैं जिससे उसको प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जा सके? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब मरीज को परेशानी होती है तो विद इन आवर्स जैसे ही मरीज वहाँ पहुँचता है उसी समय इलाज होना चाहिए, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हाउ कैन वी ड्राइव सम सॉल्यूशन? हम क्या कर सकते हैं मरीजों को इस बारे में, किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर जैसे आप ही ने बोला टाइम इज़ मसल, जितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं उतना हार्ट का मसल वेस्ट होता है। पर कॉस्ट एक मेजर फैक्टर हो जाता है बहुत मिडिल क्लास एवं लो क्लास के, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में, कि वो कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, वो मनी पे डिपेंड, मनी एक मेजर फैक्टर हो जाता है। तो इस केस में लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस हार्ट अटैक। आजकल हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में कैथ लैब्स हैं जहाँ पे वो लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ऑफ़र करते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से जितनी जल्दी हो पाएगा सेव हो पाएगा हार्ट, जैसे सर ने पहले मेंशन किया। पर अगर पेशेंट मनी के फैक्टर से डिले करता है तो भी हम लोग टाइम लूज़ कर रहे होते हैं। तो इस केस में जैसे अगर पेशेंट का मेडिकल इंश्योरेंस पहले से कवर्ड होता है तो ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो सकता है। ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंसेस अक्यूट हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट को इंक्लूड करते हैं। तो मेरे ख्याल से इवन मेडिकल इंश्योरेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन लाइफ इंश्योरेंस। और पेशेंट को अपने लिए तो इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कभी ये, और द नंबर्स आर फिनोमिनल, आजकल इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं हार्ट अटैक, एंड नॉट इवन इन एल्डरली, इवन यंग लोगों में। तो टाइमली अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखें ताकि अगर इस प्रकार की कभी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट मनी शुड नॉट बी अ फैक्टर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट एट द बेस्ट टाइम। बिल्कुल। मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की एज में, क्योंकि ये आपके काम आएगा। इसलिए हर एक को जो भी अपनी सुविधा के साथ जितना करवा सकता है मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। तो अंत में मैं थोड़ा प्रिवेंशन पे मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो प्रिवेंटिव उपाय आजकल अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, अगर उसको हम लागू करते हैं तो हृदय रोग से डेफिनेटली बचा जा सकता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करते हैं, हफ्ते में 150 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो इससे आपको हृदय रोग के से बचने का, उसके अलावा इसके द्वारा आप अपने बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं, इससे शुगर भी कंट्रोल होती है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं सब फैक्टर्स को कंट्रोल बाकी तरीके से भी रखते हैं, आप डाइट प्रॉपर लेते हैं और आप रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा, डाइट प्रॉपर लेने के अलावा अपने लाइफ स्टाइल को नियमित या संयमित रखते हैं, उससे मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर टाइम पे उठते हैं, हर चीज़ के लिए आपने एक प्रॉपर टाइम बना रखा और उसको फॉलो करते हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हार्ट रोग से बचने में मदद मिलेगी और एक स्वस्थ जीवन आप जी सकेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारी सिविलाइजेशनल जो नॉलेज है, जैसे योग,
इट हैज़ बीन फाउंड कि योग हार्ट रोग में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हम कॉमनली व्रत बोलते हैं, वो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 14 घंटे आप दिन में खाली पेट रहते हैं, सिर्फ जो खाना आप खा रहे हैं 10 घंटे में लेते हैं, तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट करता है और अगेन हार्ट अटैक या अन्य क्रोनिक बीमारियों से बचाता है। धन्यवाद। The homes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we at USV, you before we at USV. USV, your reliable healthcare partner.